वंदे मातरम, जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारे शुभकामनाएं। 1.3 बिलियन भारतीय और पूरे दुनिया में जितने भारतीय जहां पे भी है सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारे शुभकामनाएं। और मैं आज बहुत ही डिलाइटेड हूँ आप लोगों को बताने में कि आज मेरे साथ भारत माँ की 2 सुपुत्र ज्वाइन करने वाले हैं। और आप लोग अगर मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं तो जरूर जान गए होंगे कि वो 2 सुपुत्र definitely His Excellency the Ambassador of India to Japan, Mr. Sanjay Kumar Verma, and VSM Visist Sena medalist, internationally acclaimed awardee, मेजर सुरेंद्र पूनिया। तो 2 भारत माता के संतान सुपुत्र हमें ज्वाइन करने वाले हैं अभी। और His Excellency definitely he will be addressing us. We are very lucky to have him in this show, and he'll be addressing not only NRI in Japan but all over the world. Many people are going to watch it, and now it is watched by many Indians all over the world. So he's going to address. We are very lucky to have him today. So we'll be welcoming him with big applause. So everyone, and definitely we'll be having national anthem here. So get ready to sing the national anthem as well. So we'll be with big applause. Let's welcome His Excellency, the Ambassador of India to Japan, Mr. Sanjay Kumar Verma. Welcome, sir. Welcome and very happy Independence Day. स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत सारे शुभकामनाएं. And thank you so much for coming to this show, and people are waiting to listen to you. People are eagerly waiting to listen to you. Thank you very much, Nupuri. Thank you so much. So first we'll be going for the national anthem. So everyone, I hope everyone is ready. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Welcome back, sir. And people are waiting to listen to you today. Thank you so much again for joining us. थैंक यू नुपुर जी, मेजर पूनिया। आज
जब हम टोक्यो में बैठकर भारत के सपूतों का उनका जौहर देखते हैं, चाहे वो सीमा पर हो, देश के अंदर में हो, कोविड फाइट करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज हों, समाज सेवी हों, या कॉमन सिटीजन हो जो और लोगों को भोजन करा रहे हैं, उनके रहने का प्रबंध कर रहे हैं, यह सब देखकर लगता है जैसे पूरा देश इकट्ठे हो आया है। पूरे देश में एक देशभक्ति की भावना उमड़ कर चली आई है। ये सभी हमारे सैनिक हैं, और ये जितने सैनिक हैं वो सभी काबिले तारीफ है। जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो मैं जापान में हूँ। जापान में लगभग 40,000 भारतीय हैं, और जितने भारतीय हैं वो किसी न किसी ढंग से भारत की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन यहाँ से कुछ भेजकर हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन एक हॉस्पिटल बनाकर हो, एक स्कूल की नींव डालकर हो। तो जिससे जो बन पड़ रहा है वो भारत को मजबूत और सशक्त बनाने में अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उन सबों का बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ऐसा करने का ठान लिया है। जहां तक भारतीयता की बात है, देशभक्ति की बात है, देशभक्ति का कोई एक तरीका नहीं है इजहार करने का। देशभक्ति किसी ढंग से इजहार की जा सकती है। अभी आपने इतना खूबसूरत एडेप्टेशन नेशनल एंथम का सुना। इसमें जितने आर्टिस्ट थे, जितने सिंगर थे, वो भारत के सभी कोने से थे। उन्होंने जो देशभक्ति का इजहार किया वो अपने टैलेंट के थ्रू किया, वो गाकर किया, वो भी देशभक्ति है। तो आज हमें देशभक्ति को एक कंपार्टमेंट पे नहीं बांटना चाहिए। देशभक्ति वो है जो आप अपने टैलेंट, अपने सामर्थ्य के अनुसार भारत माता की सेवा में दे सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो भारत माता की सेवा नहीं कर सकता है। वो भी भारत माता की सेवा कर रहा है। वो अगर भारत की तपती धूप में अपने सिर पर ईंट धोकर एक पुल बना रहा है भारत में, वो भारत माता की सेवा कर रहा है, वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसलिए जो एक बहुत ही संकीर्ण डेफिनेशन है देशभक्ति का, उससे हमें बाहर निकलना है। चाहे वो रिलीजन के नाम पर हो, चाहे वो रीजन के नाम पर हो, चाहे वो प्रोफेशन के नाम पर हो, चाहे वो पैसे के नाम पर हो। बांटने के बहुत तरीके हैं, देश को मिलाने का एकमात्र तरीका है, और वो है देश और देशभक्ति। नूपुर जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझको ये अवसर दिया आपसे बात करने का, और आपके थ्रू आपके जो लिसनर्स हैं उनसे बातचीत करने की। फिर से एक बार, चूंकि आप जापान में रहने वाले भारतीय हैं, तो आपके बिहाफ पर, अपने बिहाफ पर, और जितने भारतीय हैं जापान में उनके बिहाफ पर, मेजर पूनिया को फिर से मैं उनका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चुना, जो लीड किया जा रहा है, जो रन किया जा रहा है एक भारतीय जो जापान में बसी हुई है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारे भारतीय, बस ये जापान के भारतीय नहीं, सारे भारतीय देख रहे हैं। आप इतने सारे, ये लाइव है, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने इतने अच्छे बोले। सारे कमेंट्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इतने, और मैं बोलना चाहती हूँ सारे दर्शकों को कि मैं बस 18 साल से हूँ। जो लोग 35-40 ईयर्स से, वो लोग बोलते हैं कि मोस्ट डायनामिक एम्बेसडर वी हैव एवर गॉट। सो रियली तहे दिल से मैं अब धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं मुझे चाइनीज भी नहीं आते, आपको चाइनीज भी आते हैं, लेकिन थोड़ा बंगाली मुझे आते हैं, तो बंगाली में बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। और सबको, सभी लोग बहुत ही, they were waiting to listen to you. Because of Corona, many people, we could not go to the embassy, so we missed the chance. And today they saw you, they heard you. People are so delighted, and thank you so much for giving this opportunity. Thank you so much. Thanks a lot. On behalf of everyone, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So, ladies and gentlemen, that was our most dynamic ambassador,
from India to Japan, Mr. Sanjay Kumar Verma. And now it is the time to bring our guest. Now it is the time to bring our guest. And the guest is none other than Major Punia. Major Punia is not only an army man, he is a doctor. He is a doctor. If you don't know, he is a doctor. He internationally awarded sportsman, and he's most importantly, he's VSM, Visist Sena medalist. And definitely he walked with our honorable president also. So we are very delighted that today he agreed to come and join us to celebrate Independence Day. तो हम सभी फिर से उनका बहुत big applause everyone with जय हिंद and वंदे मातरम के साथ हम उनका स्वागत करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म द नूपुर शो. सो आप लोग बस रेडी हो जाए और with big applause let's welcome Major Punia. Welcome to Nupur Show. Jai Hind. जय Vande Mataram. वंदे मातरम. नुपुर, मैं आपका जो लिंक भेजिए मैं मेरे वाले पेज पे शेयर करता हूँ. देन वी विल स्टार्ट आवर शो. Okay, please do that. Please do that. जो आपने मुझे लिंक भेजा मैसेंजर पे, क्या मुझे वही पोस्ट करना है? मैं आपको वो लिंक मैं मैसेंजर पे भेज दूं? यस. अच्छा, मैं भेज देती हूँ. ठीक है. मैंने आपको भेज दिया, आप पोस्ट कर दीजिए. जी. या नुपुर. हो गया? या अच्छे से आ रहे हैं? आई थिंक जो आपने भेजा है मेरे को, जो लिंक भेजा था, सो अच्छा. मैंने वही लिंक पोस्ट किया. सो देन पीपल विल, आई थिंक उस पे क्लिक करने पे आपके पेज पे आते हैं और Then they can see you live. या. Thank you so much once again, Major Punia, for joining us. And this is from Japan. तो जापान के जितने भारतीय हैं, जापान में 40,000. अभी हमारे His Excellency, हमारे जो एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया टू जापान, मिस्टर संजय कुमार वर्मा, उनके स्पीच थे. तो उन्होंने सारे जो इंडियंस इधर है, तो ये बस पूरे जापान के इंडियंस ही नहीं, पूरे डिफरेंट कंट्रीज इंडियंस सारे देखते हैं. तो इसलिए उनका स्पीच सुन के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और सब लोग इतने, मतलब पीपल आर रियली हैप्पी कि आज भारत माँ के 2 सुपुत्र को देखने को मिले. एक हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर आप मेजर पुनिया. तो बस मतलब इतने सारे कमेंट्स आ रहा है कि जय हिंद, भारत माता की जय. तो आपने आज इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया? आज सुबह से आपने कैसे मनाया आज? अनुपुर, पहले आपके जितने भी जो फैंस हैं, आपको जो लाइक करने वाले, आपको फॉलो करने वाले, और भारत में और जापान में जितने भी ऑडियंस है, उन सबको और आपको मैं मेरी ओर से 74th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा. और जैसे कि आज आपको मालूम है कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो कोरोना का एक महाप्रकोप फैला हुआ है, तो जैसे जो एक रूटीन में हम हमेशा 15 अगस्त के सेलिब्रेशन जो करते हैं, वैसे तो नहीं हो पाया है. लेकिन जो आस पड़ोस के जो बच्चे थे, उनके साथ जो तिरंगा है वो हमने लहराया और उनको मिठाइयाँ बांटी हैं. बाकी उसके बाद में हमने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्र के नाम जो संबोधन था वो सुना. और फिर मैंने जो हमारी सेना के विभिन्न जो टुकड़ियां हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और अलग अलग जो स्टेशंस हैं जहाँ पे उन्होंने आज जो प्रोग्राम किए हैं, मैं उनको देख रहा था. उसके अलावा जो मेरे करीबी दोस्त हैं सेना में, और जो
मेरे जो पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे भी मैंने बात की। सो एक दूसरे को बधाइयाँ दी। दैट्स द वे। अभी तो प्रोसीजर चल रहा है, मतलब पूरे, अभी शाम नहीं हुई है तो अच्छा, हाँ, अभी तो बस 5:30, 6 भी या नहीं बजा है। या हाँ, 6 भी नहीं बजा है। या एग्जैक्टली। तो मतलब आपने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में। मुझे लगता है कि आप बस 43 इयर्स ही है और इतना कुछ अचीव कर लिया आपने। कैसा लगता है ये अचीवमेंट? मतलब कैसा लगता है कि आपने कभी सोचा था कि इतना कुछ कर कर लेंगे आप, और बस सोच के प्लान करके किए? नहीं, नुपुर, मैंने कभी नहीं सोचा। जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि या जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, और हम्म, तो मैं एक किसान परिवार से हूँ। तो हम्म, वहाँ पे सारे लोग आस पड़ोस में, घर वाले या जितने जो रिश्तेदार हैं, वो सब लोग खेती ही करते हैं, थे। आज भी मेरे परिवार के लोग खेती ही कर रहे हैं। सो उस समय कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस मुकाम तक आएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे सफलता एक कंपेरेबल पैमाना है, मतलब आप हम्म, ये मान सकते हैं कि कोई एक आदमी सफल हो गया, लेकिन वो किसी उससे ज़्यादा सफल वाले आदमी के बाजू में खड़ा होता है, तो आपको लगता है कि उससे थोड़ा कम सफल है। तो ये एक पैमाना है, ये कंटिन्यूस ग्रोथ है इंसान की ज़िंदगी की। तो इसमें हम्म, आप ये नहीं कह सकते कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। ये जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम अ, ईश्वर के पास वापस नहीं चले जाते हैं, तब तक ये सफ़र है। इसके अंदर आपको कंटिन्यूस कुछ करना है। और मेरा ये मानना है कि मैंने कोई ऐसा कोई ख़ास अचीव नहीं किया है। हाँ, मुझे खुद को गर्व महसूस होता है एक भारतीय होने के नाते, एक गाँव का व्यक्ति होने के नाते, एक किसान का लड़का होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें जो मेरे से हो सकती थी, या मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं और भी अच्छा कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। और उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकल के, ग्रामीण वातावरण से बाहर आके, और पहले मैं एक स्कूल में गया, जवाहर नवोदय विद्यालय, जो हर हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है। और हम्म, 5th क्लास के बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। वो भारत हम्म, सरकार का ऐसा स्कूल है कि पिछले 8-10 साल से सेंट्रल स्कूल, जो केंद्रीय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट 10th और 12th का इन स्कूलों का है। अदर देन तमिलनाडु, पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट से 60 बच्चे और 20 बच्चियां, टोटल 80 छात्र, स्टूडेंट एक एंट्रेंस एग्जाम के बाद में लिए जाते हैं, जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक रेजिडेंशियल स्कूल है, जिसमें बहुमुखी विकास होता है। गांव के बच्चों को वो वाली सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, जो शहर के बड़े लोगों के बच्चे, जिनको सारी फैसिलिटी होती हैं, उन सब से उनको रूबरू करवाया जाता है। तो वो एक जिंदगी का एक ऐसा मुकाम था जिसके अंदर अ, मतलब मैं मैंने देखा, और मैं वहाँ पे गया तो मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद में अगर मैं कहूँ कि ये सफलता मेरी है, तो ये बहुत बड़ी मेरी भूल होगी, या बहुत बड़ी बेईमानी वाली बात होगी। और कोई भी आदमी, चाहे छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे किसी को भी थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके परिवार, उसके माँ-बाप, उसके जो गुरु हैं, जो उसके टीचर्स हैं, उसके कोच हैं, उसके जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, उन सब का योगदान होता है। और कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी होती हैं, कई बार जब आप कुछ कर रहे होते हो, तो सारी परिस्थितियाँ आपके पीछे लग जाती हैं। कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपके पीछे आके खड़ी होती है। तो आप तो सिर्फ़ एक चेहरा होते हैं, और बाकी जो सब चीज़ें आपके साथ जब लगती हैं, आपको चाहने वाले आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपके कोचेज़, आपके परिवार के लोग, आपके माँ-बाप, भाई-बहन, रिश्तेदार, जब, क्योंकि आपकी सक्सेस में सबका हिस्सा है, सबका सैक्रिफाइस है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप ही सक्सेस ये पूरी सिर्फ़ आपकी वज़ह से हुई है, तो शायद मतलब आप गलत रास्ते पे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस में मेरी जो स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन, मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे जो क्लासमेट्स हैं, एफएमसी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जहाँ मैंने पढ़ाई की, एमबीबीएस की। पूरे देश में 100 कॉलेज हैं, 100 सीट हैं।
25 लड़कियां और 75 बॉयज। एक बहुत इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे बहुत ही खूबसूरत और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है। वहाँ गया, वहाँ पे मेरे कोचेज, टीचर्स। फिर जब मैं आर्मी में आया तो जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे कॉमरेड्स हैं, मेरे साथी थे, जो मेरे साथ जवान जो ऑफिसर थे, उनका योगदान। फिर जब मैं राष्ट्रपति भवन में आया तो वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय से लेके डॉक्टर कलाम से लेके श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी और श्री प्रणब मुखर्जी साहब और इन सब का जितने मिलिट्री के जनरल थे, आर्मी चीफ से लेके जनरल वीके, जनरल बिपिन रावत और जनरल जे जितने भी जो थे मेरे कोचेज जितने भी हैं उनका, इवन जो जिम में जो जिम बॉय होता है जो आपको पानी पकड़ाता है, जो आपको बताता है कि साहब आपका टाइम, आपके लिए मैं 1 घंटे जिम और खोलूंगा, जिम बंद होने का टाइम आ गया है लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपके लिए खोलूंगा। तो मेरा ये मानना है कि उनके अलावा भारत सरकार, क्योंकि जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जब तक देश की सरकार का, देश की जो भी सरकार हो, और अगर उनका सहयोग नहीं होता तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हाँ मेरा मानना है कि सक्सेस में इन सभी लोगों का योगदान है और मैं सिर्फ एक सामने चेहरा हूँ। और शायद सक्सेस, मैं अभी इसको कोई सक्सेस नहीं कहूँगा। जिस दिन अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों से या मेरी किसी योजना या मेरे कर्मों से समाज के किसी अ, गरीब आदमी का, समाज में किसी एक जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर उसकी जिंदगी में कोई सुधार आए, या किसी मजबूर व्यक्ति को अगर मैं हेल्प कर पाऊँ, या जो गाँव में जो किसान हैं, अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ कर पाऊँ कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, या जो हमारे सैनिक परिवार हैं, जो शहीद परिवार हैं, या जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं सही, मतलब मैंने कुछ ज़िंदगी में कुछ किया। कोशिश जारी है और सारी सफलताएँ तो एक आदमी को नहीं मिलती हैं, लेकिन ये एक लंबी यात्रा है। सो मैं कोशिश चाहूँगा अगर कि जारी है तो सफलता आपको जरूर मिलने वाला है, इसमें कोई दो राह नहीं है। मुझे हम सबके बेस्ट विशेस है आपके साथ, शुक्रिया। शुभकामनाएं हैं आपके साथ, तो आपको जरूर मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात मैं दर्शकों को बोलना चाहती हूँ, इतने सफलता के बाद भी मेजर पुनिया इतने डाउन टू अर्थ है, इतने आप उनके सर से भी मतलब इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग स्पोर्ट्समैन एंड आर्मी में रह चुके हैं, इतने शांत से बात करते हैं, इतने काम उनमें, मतलब इतने आपको लगेगा कि वो मेडिटेशन में है हमेशा। मैं बस उनसे मिलने के बाद मुझे मेरा रिस्पेक्ट उनके प्रति और भी बढ़ गया कि ऐसे कि आर्मी में रहने वाले कोई भी उनके एक मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो आर्मी में जाता है वो मेडिटेशन नहीं करता, वो भी अपने आप में एक मेडिटेशन है भारत माता के प्रति। लेकिन वहां से आकर ऐसे बात करना और इतने डाउन टू अर्थ, यही तो आपको और भी कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं कि आप और हाँ जी नुपुर, और आपने कहा और लाइक मेडिटेशन और शांत, मेरा ये मानना है कि सोल्जर्स जो जंग लड़ रहा होता है, वो या किसी खिलाड़ी अगर वो खेल रहा होता है तो वो एक बहुत बड़े मेडिटेशन के अंदर उनको रहना पड़ता है कि एकदम उनकी थोड़ा सी गलती इधर उधर हुई है, अगर उनको निशाना लेना है, अगर उनको फायर करना है टेररिस्ट पे, अगर वो उनका दिल दिमाग शांत नहीं है, अगर वो अपने आप को मेंटल फ्रेम जो इक्विलिब्रियम में अगर नहीं रख पाते हैं, तो उनसे थोड़ी सी गलती होगी, उसका खामियाजा बहुत लोगों को भुगतना पड़ता है। सो दिस इज अ पार्ट एकदम ऑफ द मिलिट्री टर्निंग कि आपको मेंटली आपको इतना टफ बनाया जाता है और आपको ये एहसास करवाया जाता है, हमेशा आपको ये सिखाया जाता है कि सक्सेस सब में बांटी जाती है और जो असफलता है उसकी जिम्मेदारी जो आपके सीनियर होते हैं, जो आपको लीड कर रहे होते हैं, उनको लेनी होती है। जैसे परिवार में अगर कोई चीज अच्छी होती है तो उसके अंदर पूरा परिवार भागीदार होता है, लेकिन हाँ अगर परिवार में कोई चीज ऐसी गलत हो जाए, कोई डिसीजन गलत हो जाए, नुकसान हो जाए फाइनेंशियली या कुछ भी हो जाए, तो हमारे पिता या जो हमारे दादा या जो हमारे ताऊ या जो घर में सबसे बड़े लोग हैं वो जो जिम्मेदारी अपने पे लेते हैं। वो कभी भी किसी परिवार के दूसरे मेंबर को ये नहीं बोलते कि आपकी वजह से ये हो गया या ये खराब हो गया। तो सेम गोज इन द इंडियन आर्मी। वहां पे स्पेशली जहाँ मैंने सर्व किया है स्पेशल फोर्सेज में, वहां पे हमेशा मैंने एक चीज देखी है,
और मैंने सीखा, और हमेशा ही मैंने भी वैसे ही बिहेव किया बाद में, कि अगर सफल होता है कोई ऑपरेशन तो पूरी टीम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। टीम का हर व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने हथियार तैयार किए हैं, जिसने इंटेलिजेंस गैदर की है, जिसने टारगेट पे फायर किया है, जिसने ऑपरेशन प्लान बनाया है, जिसने लीड किया है, हर व्यक्ति उसका मतलब भागीदार है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां भी नहीं होती हैं तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हो, वो आपको सरप्राइज कर दे। तो उस हम्म, सिचुएशन में जब अगर कोई चीज आपको सक्सेस नहीं मिलती है और रिजल्ट विपरीत चले जाते हैं, तो उस दौरान जो जो उस ऑपरेशन को, जो उस मिशन को जो लीड कर रहा होता है, तो वो हमेशा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। और मैंने मेरे हम्म, सीनियर को देखा हमेशा कि जब भी कुछ गलत हो गया तो उन्होंने हमेशा, जो डीब्रीफिंग होती थी ऑपरेशंस की, उसमें हमेशा उन्होंने कहा कि या इट वाज माय फॉल्ट गाइस, इसमें आपका आपका कोई दोष नहीं है, एंड आई टेक होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। जबकि उनकी गलती नहीं थी। मैंने खुद ने इतनी बार नोटिस किया है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। कभी किसी व्यक्ति की, या कभी कोई ऐसा सरप्राइज, कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि आप ऑपरेशन में बैठे हैं, अचानक सामने से जानवर आ गया, अचानक कुत्ते भौंक गए, टेस्ट को मालूम पड़ गया कि यहाँ मिलिट्री आई हुई है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें होती हैं जो हो जाती हैं, लेकिन उसकी वजह से जो सरप्राइज लॉस्ट हो जाता है और पूरा ऑपरेशन ही बिगड़ जाता है। तो उस सिचुएशन में जो मेरे जो सीनियर्स थे, जो जिन्होंने हमेशा ऑपरेशन लीड किया, तो हमेशा उन्होंने जिम्मेदारी खुद पे ली, और जब भी सक्सेस मिली तो उन्होंने पूरी टीम को और कहा कि बांट ही दिया। इज ऑल्सो, ही इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट सक्सेस। एंड हम्म, इससे क्या होता है कि जो आपकी टीम है, या आपका परिवार है, या जो आपके साथी हैं, जो भी आपकी यूनिट है जो एक साथ काम कर रही होती है, दे फील दैट दे आर लीडिंग द ऑपरेशन। अगर आपको ये, आप टीम के मेंबर हैं, लेकिन अगर आपको ये एहसास हो कि आप ही इसको लीड कर रहे हैं, इसकी सफलता असफलता का पूरा दोष या श्रेय आपको मिलने वाला है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी होती है। और जो मैं आपको बोल रहा था कि मेडिटेशन एज ए स्पोर्ट्समैन ऑल्सो, कि आपको एक चांस मिलता है। आप मान लो कि आप फायरिंग कर रहे हैं, आप शूटिंग कर रहे हैं, आप रेसलिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो अगर आप 50 मीटर के लिए स्विमिंग पूल में उतरे हो, तो आपके पास वो जस्ट 20, 21 या 19 कुछ सेकंड है। अगर उस समय आप एकाग्र नहीं, आप फोकस नहीं है, और आप अगर शांत मन से एक चीज पे नहीं लगे हुए हैं, तो आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, और उस समय आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी जान, जी जान, और जो मिशन है उस पर लगाना पड़ता है। सो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीमे धीमे आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि आजू बाजू में चाहे कितना ही क्लटर फैला हो, कितना ही शोर शराबा हाय तो वह मचा हो, आपको अपना जो संयम है, आपको अपनी जो एकाग्रता है उसको नहीं खोनी है। ये सब चलता रहेगा, लेकिन आपका ध्यान टारगेट पे होना चाहिए। पूरी तरह एकदम। यही सब हमारे जो युवाएं हैं आज, वही आपसे सीखेंगे कि ध्यान हमेशा खोना नहीं चाहिए, टारगेट पे होना चाहिए, क्योंकि आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शन इधर उधर हो गए हैं। इसलिए वो बहुत बड़े मतलब एकाग्रता की बहुत जरूरत है आज। मेरा क्वेश्चन है कि आप सारे फ्री नेशन में जन्म लिए, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि आप फ्री नहीं है, और क्यों लगा? अगर लगा तो क्यों लगा, और कब लगा? मेरा ये मानना है कि जो हमारी जो जनरेशन है, हम्म, वो बहुत बड़ी किस्मत वाली जनरेशन है हम्म, कि इनको एक आजाद भारत मिला। हम्म, नो डाउट हमारी जनरेशन ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, और जो भारत बन रहा है, और जो भारत जो आज हमारे सामने है, उसमें हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे हम्म, बाप दादा या जो वाली जनरेशन है, उन्होंने बहुत मेहनत की। उस समय टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन जो हमारी वाली जनरेशन है, हम लोगों ने दोनों फेज देखे हैं। हमने वो फेज भी देखा है कि जब गांव में बिजली नहीं थी, हमने वो फेज भी देखा है कि गांव में पूरी खेती ऊंट और बैलों से की जा रही थी, हमने वो फेज भी देखा है कि पीने का पानी कुएं से, मतलब ऊंट से निकाला जा रहा है। फिर हमने वो फेज भी देखा जिसमें बिजली भी आई, जिसमें इंटरनेट भी है। हमने वो फेज भी देखा है कि जिसमें किसी से मिलने के लिए अमेरिका और आप जापान में बैठी हैं, और हम मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। सो हमारी जो जनरेशन है, ये बहुत ही बड़ी किस्मत वाली है, और एटलीस्ट हमें ये जो हमने देखा है, सीखा है, ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको हमें पास करना चाहिए, ताकि उनको ये कभी ना लगे कि बिल्कुल ऐसा ही था। कि जैसे आपने एक सुंदर घर बनाया, तो आपके जो बच्चे या आपके जो
जो नाता नाती जो आपके जो भाइयों के या बच्चों के बच्चे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं था। ये जो आप देख रहे हो पार्लियामेंट, एक दिन यहाँ जमीन थी, यहाँ कभी कुछ नहीं था। ये जो सरदार पटेल की जो प्रतिमा बनी है, एक दिन यहाँ सिर्फ नदी बह रही थी, यहाँ कुछ नहीं था। इसके जो बनाया है, जो आप आज देख रहे हैं, जो भारत बना हुआ है, इसको एक आदमी ने नहीं, इतने लोगों ने बनाया है। हाँ और इतने लोगों ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पूरी जनता का उसमें खून पसीना और पैसा और भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसके अंदर। सो मेरे को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं गुलाम भारत में हूं, या हाँ, इतना जरूर कई बार होता है कि अगर अगर जो एक बहुत बड़ा टर्म है, अगर ऐसा हो जाता तो आज भारत ऐसा होता। जो देखो, गलतियां होती हैं, उनका क्या रीजन है वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद में कंट्री को जो आदमी लीड कर रहा होता है, उन लोगों के हाथ में पूरी देश की दशा और दिशा तय करने का हक और मतलब चाबी उन्हीं के पास होती है। तो अगर आज जो देश को जो लीड कर रहा है व्यक्ति, उसके वो डिसाइड करेगा अगले 5 साल के लिए कि देश की दिशा क्या होगी। तो कई बार मुझे लगता है कि जब मैं कश्मीर में था, तो मुझे कई बार जब मैं देखता था कि इस देश में 2 झंडे हैं, कि इंडिया का फ्लैग है, उसके बाजू में एक दूसरा फ्लैग लगा हुआ है। मैं जब देखता था कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री या जो गवर्नर जब आते थे, तो उनकी गाड़ी के ऊपर इंडिया के झंडे की जगह दूसरा झंडा लगा हुआ है। तो मुझे कई बार ये एहसास, ये बहुत एक कुंठा होती थी, अंदर गुस्सा भी होता था कि भाई, क्या एक देश के अंदर दूसरा देश पैदा कैसे हो गए? क्या हम तिरंगे के लिए लड़ रहे हैं या इस कश्मीर के झंडे के लिए लड़ रहे हैं? अगर कश्मीर का झंडा है, तो फिर मणिपुर का, महाराष्ट्र का, दिल्ली का, राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, बिहार का, यूपी का, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, इनका झंडा क्यों नहीं है फिर? तो ये जो चीजें हैं, ये कई बार महसूस होती थी। और कई बार जब मैं गांव में जाता हूँ, जो आस पड़ोस में मैं देखता हूँ, और जब मुझे एहसास होता है कि मजदूर या जो किसानों की जो हालत है, जैसी उनकी हालत होनी चाहिए थी, वैसी हालत नहीं है। कि जब मैं बचपन में, मैं 2000 में देख रहा था कि बाजरा या जो गेहूं है, उसकी कीमत 800 या 700 रुपए थी। आज 2020 आ गया। 20 साल के अंदर उस सामान की, जो खाने की, जिसके ऊपर पूरा देश जिंदा है, कोई भी आदमी पानी और खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकता, आज भी उस गेहूं और बाजरे की जो कीमत है, अभी जब एमएसपी बढ़ा दी है, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद मतलब 2000-1800 रुपए हुई है 20 साल में। तो 20 मतलब वो व्यक्ति जो दिन रात अपना सर, जमीन, पैर, सब कुछ खून पसीना एक कर रहा है, और उसकी गारंटी नहीं, कभी बारिश हो गई, कभी ओले पड़ गए, कभी अकाल पड़ गया। तो जब वहां पे जाके देखता हूं, तो कई बार मुझे लगता है कि सही मायनों में अभी भी हिंदुस्तान, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आजाद नहीं हुआ है, जितनी उनकी हालत अच्छी होनी चाहिए थी। सरकार नहीं हुए। प्रयासरत सरकार प्रयासरत है, लेकिन अगर पहले की जो 70 साल में, अगर कल को मैं बोलूं कि आज जो प्राइम मिनिस्टर है, या आज जो राष्ट्रपति, आज की जो सरकार है वही जिम्मेदार है, तो ये बिल्कुल गलत बात होगा। क्योंकि ये लोग तो अभी आए हैं, लेकिन इससे पहले भी 50-60 साल पहले जितनी जो सरकारें थी, तो उनकी क्या प्रायोरिटी रही होंगी, ये मुझे नहीं पता उनकी क्या प्रायोरिटी रही होंगी। लेकिन एज ए भारतीय होने के नाते शायद हमें हमारे इतिहास से कुछ सीखना चाहिए और कुछ सवाल खड़े करने चाहिए। ये सवाल उन व्यक्तियों पे नहीं है, उनकी निष्ठा पे नहीं है, लेकिन ये सवाल इतना जरूर है कि ऐसा क्यों किया गया भाई, कि अगर आप सही करते तो शायद देश सही दिशा में चला जाता। क्या 2019 में आके देश के अंदर आपको धारा 317 हटानी पड़ती है? ये तो बहुत ही मतलब, ये हमारे कितने साथियों ने, जवानों ने, कितने अफसर्स ने अपनी जान दी है कश्मीर में। सो बहुत बुरा लगता था कि एक देश में दूसरा देश आपने खड़ा कर दिया। तो जब भी देश की जो चुनी हुई सरकार है और जो देश के नागरिक हैं, उनके हाथों में भी मतलब ये एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि उनके हाथ का जो वोट है, वो ही डिसाइड करेगा कि देश का जो शासक है, वो राम सिंह बनेगा या श्याम सिंह बनेगा। अगर राम सिंह बनता है, तो राम सिंह का विजन क्या है देश के आगे ले जाने के लिए? क्या देश की परंपरा, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश के लोगों का भविष्य, रोजगार, देश के लोगों का आत्म सम्मान, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, क्या उनको बचाने में सक्षम है? या सिर्फ वो पावर में आने के लिए जात पात या अपीजमेंट, या मतलब
किसी भी तरीके के हथकंडे अपना रहा है। सो ये तो देश की जनता को तय करना है। और इसीलिए तो हमें आप जैसे लीडर चाहिए मेजर पूनिया, इसीलिए हमें मुझे आप जैसे लीडर चाहिए। अभी लेकर देश को जुड़े रखने के लिए पुनिया जी आपको 130 करोड़ लोगों का पुण्य मिलेगा। जय जवान, जय किसान, आया जय विज्ञान, जय जिसकी विज्ञान। वजह जिसकी वजह से आज हम बात कर पा रहे हैं। मैं उन 100, आपने बोला 130 करोड़, लेकिन नुपुर जी देश की शायद पॉपुलेशन शायद 138 करोड़ तो वैसे है, और कम से कम 10-12 करोड़ अवैध नागरिक देश में रह रहे हैं, घुसपैठिए, जिसमें बांग्लादेशी या रोहिंग्या। लोगों को शर्म आती है बोलने में, लेकिन शर्म किस लिए आ रही है कि अगर मेरे देश के 138 लोगों का जो हक है उसके ऊपर 12 करोड़ लोग और आके खा रहे हैं, उनका उनका हिस्सा मार रहे हैं। सो कम से कम 150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है देश में, और कम, लेकिन 138 करोड़ में से मैं भी एक बूंद हूं। अगर 138 करोड़ बूंद से अगर ये घड़ा भरता है इस मुल्क का, तो मुझे ऐसा एहसास होना चाहिए, और मुझे ये एहसास है। और हर भारतीय, जो मेरा भाई बहन जो सुन रहा है, जो भी नागरिक है, उनका भी पूरा पूरा हक है, और वो भी उस 138 करोड़ बूंदों में से एक हैं। उनको ये एहसास होना चाहिए, जब तक उनकी बूंद उस घड़े में नहीं गिर जाती तब तक वो घड़ा नहीं भरेगा। टोटली नहीं भरेगा। इसीलिए हमें और भी आपको हम लोगों का पूरा सपोर्ट है, पूरे देश को उठाना है, सबका सपोर्ट है आपके। तो जय जवान जय किसान। बहुत सानी फ्रांसिस ने लिखा कि देश को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपके मुंह से कोई देशभक्ति का गान 2 लाइन आप अगर गाना गा दे। वैसे मेरे को गाना तो देखो आता नहीं है, कभी मैंने गाया नहीं आज तक, मतलब नहीं, मेरी आपको आवाज जरूर आपको है, पता है हम कि, लेकिन मैं 2 शब्द अगर मेरे से कोई पूछे जो दिल के करीब हैं, एक प्लीज। शब्द है कि वंदे मातरम, और दूसरा है जय हिंद। ये शब्द, ये लफ्ज मेरे दिल, दिमाग, आत्मा, मेरे साथ, मेरे सांसों में भी हैं। मतलब ये 2 शब्द मेरे सबसे करीब हैं। सो माँ तो तुझे वंदे सलाम। मातरम सारे सारे जितने देख रहे हैं अभी लिख रहे हैं वंदे मातरम जय हिंद, तो और एक बार जोर से बोलना चाहिए सबको, जय हिंद वंदे जय मातरम। हिंद, जय जय हिंद, हिंद वंदे मातरम। वंदे मातरम। और मतलब हाँ, जैसे मैंने आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑलरेडी उत्तर दे दिया है मुझे, तो मुझे बस आपने ऑलरेडी दे दिया, फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जो देश को जुड़े रखने का जो बात की है, और अभी जो जितने सारे अभी कमेंट्स आ रहे हैं, सारे कमेंट्स वही आ रहे हैं कि हम कैसे अपने देश को जुड़े रख सकते हैं। तो आप आर्मी में रह चुके हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, तो जब आप देखते हैं कि कोई हमारे कुछ यूथ जब देश को तोड़ने की बात करते हैं, कैसा लगता है एक आर्मी मैन को? देखिए, मेरा ये मानना है कि देश की 99.99% जो हम्म आवाम है, जनता है, युवा है, वो देश के साथ खड़ा है। वो देश के झंडे के साथ खड़ा है, वो राष्ट्रगान के साथ खड़ा है, वो देश की एकता, अखंडता के साथ खड़ा है, वो देश की सोवरेनिटी के साथ खड़ा है, संप्रभुता के साथ खड़ा है, वो देश के मान सम्मान के साथ खड़ा है, वो देश की परंपराओं और जो हमारा इतिहास है, जो हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन। और हम्म अगर किसी को ऐसा लगता है कि भारत सिर्फ एक नक्शा है, तो हम्म ये गलत है। भारत नक्शा हम्म नहीं है। हम्म भारत लोगों की भावनाओं का एक जो बॉन्ड है वो है, और उन भावनाओं के अंदर इस देश की सभ्यता जुड़ी हुई है। 5000 साल पुरानी सभ्यता जुड़ी हुई है। देश में अनेकों ऋषि मुनि, राजा महाराजा, नवाब, पता नहीं कितने सारे लोग आए हैं। इस देश में हम्म कबीर है, विवेकानंद है, इस देश में महाराणा प्रताप है, अशोका है, इस देश में शिवाजी है, इस देश के हम्म अंदर अकबर है। मतलब जितने भी जो लोग हैं, अलग हम्म अलग लोग आए। लेकिन अगर आपको ये पढ़ाया जाए कि हम्म अकबर महान है और हम्म शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप महान नहीं है, तो हम्म ये दिल में थोड़ा चुभता है। क्योंकि हम्म जो देश का जो इतिहास है, वो हम्म लोगों को सच्चा इतिहास पता होना चाहिए। लोगों हम्म को पता होना चाहिए कि भारत में, मैं लोगों को एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि कोई हिंदुत्व है या हिंदुइज्म या हिंदू धर्म देश, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व है या हिंदुइज्म या जो सनातन है, ये इस देश की एक परंपरा है कि इस देश में जो आदमी जिसको जो फॉलो करना है, अगर आप भगवान को मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते तो मत मानिए, कोई बाध्य नहीं करेगा आपको।
एक परिवार में अगर मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो मेरी माता जी सीता जी की भक्त हैं, और मेरे पिताजी हो सकता है श्री राम के भक्त हों, हो सकता है आप श्री कृष्ण भगवान के हों, लेकिन हो सकता है मेरा भाई बोले कि मैं किसी भी भगवान में आस्था नहीं रखता, तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है आपकी मर्जी है। और ये ऐसी एक संस्कृति है इस देश की जिसमें दुनिया भर के लोग आए और समा गए, तो इतनी रिच हेरिटेज है। और अगर किसी को लगे कि मैं ही सब कुछ हूं, या मेरा ही मजहब सब कुछ है, या मेरी ही रीति रिवाज सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, तो उन लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, और हमें सबको खड़ा होना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ। देश का सच्चा इतिहास, देश की मान्यताएं, देश की परंपराएं, अगर आप किसी मजहब में, किसी विचारधारा में आप बिलीव करते हैं, तो मुझे कोई हक नहीं है आपको रोकने का। लेकिन आपका मजहब, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपके काम इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को चोट नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, दूसरे जो लोग हैं उनको वो फोर्स नहीं करने चाहिए कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई माता दुर्गा को वैश्या का नाम दे रहा है, और वो लड़का कह रहा है या वो लड़की कह रही है कि मैं पीएचडी कर रही हूं या कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो मेरे हिसाब से उनसे बड़ा अनपढ़, गंवार और नीच आदमी कोई नहीं है। आपकी कितनी भी बड़ी एजुकेशन क्यों नहीं हो, अगर आज आप अपने बुजुर्गों को, आप अपने माँ बाप को, आप जो समाज में जो आपसे बड़े हैं, जो परंपराएं हैं, आप उनको गाली नहीं दे सकते। आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि आप माता दुर्गा को आप वैश्या कह रहे हैं? आपने ऐसा क्या काम कर दिया भाई कि आपके अंदर इतनी ताकत आ गई कि आप कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे? और आप कौन सी विचारधारा को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है? अफजल कौन है? अफजल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अफजल एक विचारधारा है। अफजल वो विचारधारा है कि हिंदुस्तान के जो 138 करोड़ लोग हैं, जिनका जो सिंबल है, जिनमें जितने वोट देने वाले लोग हैं, जिनका सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ी ताकत उनका वोट है, जिनके वोट से इस देश की सरकार चुनी जाती है, जो संविधान के प्रति समर्पित है, जो उस पार्लियामेंट में बैठती है, उस पार्लियामेंट पे अटैक करने वाला एक व्यक्ति है, उस पार्लियामेंट पे अटैक करने वाली एक विचारधारा है, आपके वोट को खत्म करने वाली वो विचारधारा है जो बिल्कुल डेमोक्रेसी में, जो बिल्कुल प्लूरिज्म में, जो बिल्कुल सनातन व्यवस्था और जो सिविलाइजेशन है उसमें बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। और आप कह रहे हैं हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल को किसने मारा? अफजल को हमारे फौजियों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने मारा। क्यों मारा? इनका बस चले तो कि अफजल जाके पार्लियामेंट पे कब्जा कर ले। तो ये लोग कौन हैं? ये चाहते क्या हैं? ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं। इनके पीछे विदेशों की ताकतें लगी हुई हैं, इनको पैसा मिलता है। और आपको शायद सबको पता है, जितने सुनने वाले जो लोग हैं, कि आप समाज में जब कोई अच्छा काम करेंगे तो बड़ा वक्त लगता है किसी भी कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए। चाहे आप मोहल्ले की सफाई कर रहे हो, टाइम लगता है भाई, मेहनत लगती है। बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में वक्त लगता है। गिराने के अंदर अगर आप मेरे को बोलेंगे एज ए सोल्जर वी नो कि अगर हमने एक चार्ज लगाया और बिल्डिंग जस्ट 5 सेकंड में हम गिरा देंगे, लेकिन बनाने में वर्षों लग जाते हैं। लोगों की भावनाएं, लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं, लोगों का श्रम जुड़ा होता है, मेहनत जुड़ी होती है, परिश्रम है, पैसा है, कितने लोगों का योगदान होता है। तो ये जब लोग कहते हैं कि दिल्ली में खड़े होकर कि हम आसाम को काट देंगे, अरे भाई आप हैं कौन जो आसाम को काट देंगे? और इनके पीछे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वो लोग अंधे हो रखे हैं, वो बिल्कुल अंधे हो रखे हैं। उनको ऐसा लगता है कि देश की जो बाकी जनता वो बेवकूफ है, और उनका मकसद है कि इस देश को तोड़ा जाए। 1947 में देश टूट गया था। द लास्ट डिवीजन वो हुआ है। उसके बाद में हमें भरोसा है जब तक हिंदुस्तान की सेना है, हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक हैं, जितने जो देशभक्त लोग हैं, उनके रहते हुए कभी भी हिंदुस्तान नहीं टूटने वाला है। इन लोग ये, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए। इन लोगों को हमारा मकसद होना चाहिए कि जब भी हम अपने आसपास कहीं भी गलत चीज देखें तो हम रुकें, इनको रोकें और टोकें कि आप गलत कर रहे हो। अगर ये प्यार से समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्यार से नहीं समझते तो कानून की भाषा से समझाना जाना चाहिए। और अगर इनको लगता है कि कानून भी हिंदुस्तान का बहुत लचर है और बहुत लंबा टाइम लेता है और हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, तो जनता के पास और तरीका भी हो सकता है इनको समझाने का। वो लोग समझदार हैं, उनको क्या करना है इनको समझाने के लिए। लेकिन ये इनकी गुंडागर्दी या दादागिरी या इनका जो
ये मकसद है कि हम हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, भारत तेरे टुकड़े हो जाएंगे, या किसी लोगों की जो आस्था है किसी भगवान में, देवी में, देवता में, या किसी उनके धर्म में, मजहब में, या उनकी संस्कृति में, या उनके जीने के तरीकों में उनकी तौहीन करेंगे, बेइज्जती करेंगे, तो ये नहीं चलने वाला है। क्योंकि अंत के अंदर हम एक नागरिक हैं और हमारे लिए कंट्री शुड बी, मस्ट बी ऑलवेज अबव ऑल। राष्ट्र सर्वोपरि है। हम डेफिनेटली इसी बात पे एक बार सब लोग जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे हमें आप जैसे लीडर, जब पहले फिर से मैं बोलना चाहूंगी, आप जैसे लीडर चाहिए जो बोलता है कि किसी धर्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी धर्म को पालन करो, लेकिन राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए। मेरा धर्म है, मेरा धर्म है, मेरा धर्म भारतीयता है। उसके बाद में इस देश की जो सनातन संस्कृति है, सभ्यता है, 5000 साल 7000 साल पुरानी जो सभ्यता, जो परंपराएं हैं, वो मेरा धर्म है। इस देश के जो इतिहास है, इस देश का जो सच्चा इतिहास है, इस देश के लिए जो लड़ने वाले लोगों को बचाने के लिए, लोगों, औरतों की, महिलाओं की इज्जत बचाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी से लेके, महाराणा प्रताप से लेके, शिवाजी महाराज से लेके, तात्या टोपे से लेके, ये सब हमारे धर्म है, ये हमारे आदर्श हैं। और अगर इनके खिलाफ कोई खड़ा होता है तो हम इनके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर हम खड़े नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में हम हमारे बच्चों को कैसा भारत देने वाले हैं, जिनको ये पता ही नहीं होगा। जब देश का एक बहुत बड़ा पत्रकार ये कह दे कि बुरहान वानी जो एक टेररिस्ट था हिजबुल मुजाहिदीन का, जिसको पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए कश्मीर में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए भेजा, और जब देश का एक बहुत बड़ा पत्रकार राजदीप ये कहता है कि वो भगत सिंह है, तो ये गलत मैसेज जाता है देश के लोगों को। नहीं, भगत सिंह की तुलना एक टेररिस्ट जो देश में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता है उससे करना, ये एक पाप है, ये एक गुनाह है। सरदार भगत सिंह इस देश के करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट हैं। हम उनको दिल से इज्जत करते हैं। हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर थे। वो कोई इस्लामिक राज्य स्थापित नहीं कर रहे थे, वो कोई सिख राज्य स्थापित नहीं कर रहे थे, वो कोई हिंदू राज्य स्थापित नहीं कर रहे थे, वो कोई बौद्ध राज्य स्थापित नहीं कर रहे थे। उनका मकसद था कि ये देश आजाद हो और इस देश के अंदर देश की लोगों की चुनी हुई सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप गवर्न करे, शासन करे और सबका जीवन अच्छा हो। इसलिए उस आदमी ने उतनी कम उम्र में अपनी जान इस देश के लिए हंसते हंसते दे दी। लोगों ने इतिहास को इस ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया कि सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह जैसे जो जितने जो क्रांतिकारी जो थे, उनको उन्होंने साइड में कर दिया। इतिहास के अंदर जब मैं पढ़ रहा था तो 2-2 लाइन इन लोगों के बारे में लिखी हुई है और बाकी पूरा इतिहास उन लोगों से भर दिया। ठीक है, उन लोगों ने भी काम किया होगा, किया है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन भाई जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, क्या उससे ज्यादा क्या लोगे यार आप उनसे? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए अपनी जान ही दे दे तो उसके बाद में क्या बच गया उसके पास देने के लिए? और फिर भी आपका दिल नहीं भरा, आप संतुष्ट नहीं हुए। आप उनको कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी को पता तो होना चाहिए ना कि किस लिए उन लोगों ने देश के लिए जान दी। तभी मैं कहता हूं कि फ्रीडम है, फ्रीडम आपको एक अधिकार देती है एक आजाद जिंदगी जीने का, लेकिन उसके साथ आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। फ्रीडम तो आपको कहती है कि आप खाना खा के रास्ते में चल रहे हैं, केले का छिलका कहीं भी फेंक दीजिए, बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि आप तो आजाद है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। भैया आपको संविधान ने, आपने एक गांठ मान ली कि मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मतलब आप जाके कल को आप अपने बुजुर्ग माँ बाप हैं या जो समाज में जो बुजुर्ग लोग कहीं चल रहा है, आपको कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, आपको तो फ्रीडम है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ संविधान में भी लिखा हुआ है और जो हमारी सनातन धर्म और हिंदुस्तान की जो संस्कृति और परंपराएं उनमें आपको सिखाया गया है कि आपके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कर्तव्य धर्म भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने हकों की लड़ाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की तभी कर सकते हैं जब उनके साथ आपने अपने ड्यूटीज, आपकी जो कर्तव्य जोड़ रखे, पालन कर रखा है आपने कि जी हम तो नेशनल एंथम बजेगा, हम क्यों खड़े हों, हमें कौन खड़ा कर सकता है कि हम तो लिबरल हैं। भाई ऐसे कौन से लिबरल हो यार आप कि आपको इज्जत चाहिए, अगर आपका बच्चा आपको आपके मुंह पे गाली दे तब तो आप बड़े नाराज हो जाते हैं,
अगर आपके बच्चे को आपके माँ बहन बेटी का कोई बलात्कार कर दे, उस समय तो आप खड़े होके कहते हैं कि इनको फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन किसी और की माँ बहन बेटी किसी के साथ बलात्कार हो जाए तब आप जाके सड़कों पे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इनको फांसी क्यों दे रहे हो, इसको फांसी नहीं देनी चाहिए, इसको जेल कीजिए। तो जब भी कोई डिसीजन ऐसा हो कि अगर किसी आतंकी हमले में किसी भी भारतीय नागरिक की जान जाए, और अगर आपको ये एहसास हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ भी हो सकती थी, ये मेरे पिता भी हो सकते थे, ये मेरा दोस्त भी हो सकता था जिसकी जान गई है, ये मेरा हमसफर, मेरा हमवतन व्यक्ति है, तब तो आपको दर्द होगा और आप बोलेंगे कि हाँ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक आपका खुद का घरवाला या आपका करीबी आदमी नहीं जाए, तब तक आप यहाँ एसी रूम में बैठ के आप बोलें कि नहीं जी, बहुत गलत काम किया जी, वो टेररिस्ट था बॉम्बे में, उसने मतलब इतने 300 बम फोड़े, लेकिन जी उसको फांसी नहीं देनी चाहिए साहब, उसको, उसके लिए रात को आप कोर्ट खुलवा लेते हैं। सो मेरा मानना है, लोग बोलते हैं कि लाइक हम उग्र हैं, अगर ये मेरी उग्रता है तो भाई साहब मैं उग्र हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस आदमी ने जो किया उसको दंड मिलना चाहिए, और जो समाज को और देश को तोड़ने वाला काम कर रहा हो और जो देश के नागरिकों की हत्या कर रहा हो, उसकी सजा मौत होनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह की सजा मौत होनी चाहिए। और हिंदुस्तान में आपको पता है कि निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, पूरे देश को पता है, जिस आदमी को नहीं दिखता ना उसको भी पता है कि इन लोगों ने ये किया, और वो उन बंदों ने ओपनली बोला कि हाँ उन्होंने बलात्कार किया और उस बच्ची की निर्मम हत्या की। ये कहानी शायद जब हुआ उसके बाद से लेके जब तक उनको दंड मिला, पूरे देश पीछे था, लेकिन फिर भी 8-9 साल लग गए। भैया ये हाँ, बहुत देर ऐसा न्याय है? बहुत टाइम लगा। आप समाज में क्या संदेश दे रहे हैं कि आपने बलात्कार कर दिया, आपकी उम्र 18 साल में होने से या 16 साल होने से आपकी उम्र 10-15 दिन है, कम है, तो आपको अभी भी तो जीवन में एक बचा हुआ है ना, अभी भी तो एक बचा हुआ है। बिल्कुल बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है। और देश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इसको सुधार गृह में डाल दो और इसको सिलाई की मशीन दे दो। अगर ऐसे लोगों को आप अगर सिलाई की मशीन देने लग गए, मैंने तब भी आवाज उठाई थी, और देश की एक बहुत बड़ी वकील है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि इनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए। तो मैंने एक सवाल उठाया था, लोगों ने मेरे से कहा कि नहीं, आपकी जो भाषा है वो बहुत अमर्यादित है। मैंने कहा क्यों? मैंने ये सवाल उठाया था कि मैडम, अगर आपको लगता है कि इनको फांसी नहीं दी जानी चाहिए, तो आप अपनी बेटी के साथ इनमें से चारों में से किसी की शादी कर दीजिए, उसको घर जवाई बना लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि इन्होंने गुनाह नहीं किया है और जिसकी सजा मौत नहीं होनी चाहिए, तो आप इनको अपने घर जवाई बना लीजिए। और अगर आपने अपनी बेटी की शादी कर दी तो फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ जी, चलो भाई ठीक है, इनको सजा नहीं होनी चाहिए, इनको सिर्फ उम्र कैद कर दो, ऑलरेडी इन्होंने 8-9 साल जेल में काट लिए, 4-5 साल और काट लेंगे, फिर आपके साथ आपकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे घर जवाई बन के। अगर लोगों को लगता है कि ये उग्र है तो बिल्कुल जी मैं उग्र हूं, क्यों नहीं? क्योंकि नहीं, देश के लिए निर्भया अगर उग्रता निर्भया की जरूरत है निर्भया तो किसी उग्रता की दिखाना बेटी है, होगा। अगर निर्भया किसी की बेटी है, बहन है, तो वो हमारी भी बहन है ना। हमें हाँ, सोचना चाहिए कि निर्भया की जगह आप हो सकती हैं, मेरी बहन हो सकती है, मेरी माँ बहन बेटी हो सकती है, मेरे दोस्त की माँ बहन बेटी हो सकती है, मेरे किसी साथी सीनियर जूनियर की माँ बहन बेटी हो सकती है, देश की किसी की भी नागरिक की भी हो सकती है। किसी के हो आपने सकते हैं। आपने एक चीज देखा, जब तेलंगाना में कुछ लड़कों ने बदतमीज लोगों ने जो एक लड़की के साथ रेप कर दिया, और उसके बाद में पुलिस ने उनको एक इनकाउंटर में मार दिया था। हम्म देखो कानून क्या कहता है, कानून तो ये कहता है कि एक जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए, और मेरा भी मानना है कि जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए। लेकिन भाई साहब, आज तक देश में जिन लोगों ने बलात्कार किए हैं, उन कितने लोगों का जुडिशियल ट्रायल सही टाइम पे एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हुआ और उनको सजा मिली? कितने का मिला? जब उनको मारा तो पूरे देश के अंदर 99% जनता इतनी खुश थी। लेकिन वो खुश क्यों थी? अगर कोई सवाल पूछे खुश क्यों थी वो खुश इसलिए थी कि उनको लगा कि देश का जो कानून व्यवस्था है उसके अंदर जस्टिस मिलना एक तरह का, मतलब इतना बड़ा च्युइंगम की तरह वो फैलता जाता, लंबा लंबा चले जा रहा है, मतलब जिसने जो गुनाह किया वो बूढ़ा हो जाएगा या जेल में ही मर जाएगा, लेकिन जब तक डिसीजन नहीं आएगा। तो जनता की जो कुंठा थी, जनता की जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो उनकी खुशी में बाहर आ रही थी। उनको लगा कि जस्टिस कोर्ट के थ्रू तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाहर हुआ है, चलो ये ठीक हो गया। मेरा ये कहने का मतलब है कि हर
जो ऐसे अगर मान लो कि अगर ऐसे कांड के ऊपर अगर 3 महीने 4 महीने 6 महीने में 1 साल में अगर डिसीजन आता तो पूरी जनता यही कहती कि नहीं जी गलत किया, उनको ना पुलिस को नहीं मारना चाहिए था, एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम्म, जब वो 15-15 20-20 साल निकल जाते हैं तो लोगों का कानून से भरोसा उठ जाता है और ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। देश के अंदर आज एक जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, देश में बहुत पुलिस ज्यादा। रिफॉर्म्स की जरूरत है। टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन मुझे आशा है कि इस दिशा में सरकार काम कर रही है और जल्दी ही कोई एक निर्णयात्मक जो एक फ्रेम है वो आएगा सामने जनता के और सब हाँ, ठीक तो ठीक ये हो। आना ही चाहिए क्योंकि हमें और नहीं, लड़कियों को और नहीं बोलना पड़ेगा कि अरे रात हो गया, 8 बज गया, बाहर मत जाओ, कुछ भी भाई हो आप सकता लड़कों को क्यों नहीं बोलते, आप लड़कों को है। क्यों नहीं बोलते कि बेटा वही 8 तो। बज गए घर से बाहर मत निकलो, हम्म। आप लड़कों को क्यों नहीं बोलते, है ना? वही तो तो। ये हमें चेंज करना पड़ेगा। और जैसे अभी हम्म। एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो बेटियां हैं, जो हिंदू बेटियां, सक्सेशन जो एक्ट है कि हिंदू बेटियों को और बेटों के बराबर जो जायदाद है पिता और माता की उसमें हक मिलेगा, बराबर का हक मिलेगा। तो मेरे हाँ। मेरे इस पे 2 ऑब्जर्वेशन थे। मैंने कहा इतना लेट 2020 में डिसीजन आया है। हाँ। मेरे हिसाब से तो जब देश आजाद हुआ था उसी टाइम ये होना चाहिए था हाँ। कि स्त्री और पुरुष अब बराबर हैं। और मेरा हाँ। मानना है कि बिना स्त्री के जिस समाज में किसी स्त्री या महिला की अगर इज्जत नहीं हो और उनका सही जगह पे मतलब सम्मान या बराबर का उनको हक नहीं हो तो वो समाज और देश पीछे हो जाता है। क्योंकि पूरी तरह। जो बेस है सोसाइटी का, जो हम्म। समाज का, जो परिवार का, वो हम्म। महिलाओं पे टिका हुआ है। तो अगर आपने बेस को ही हिला दिया है तो उसके ऊपर जो भी इमारतें खड़ी होने वाली हैं वो हमेशा हिलती रहेंगी। तो एकदम। ये डिसीजन बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन चलो 2020 में भी डिसीजन हुआ कि जो हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी जो बेटियां हैं बहनें उनको बराबर का हक मिला, भाइयों के और बेटों के। तो मेरा ये हम्म। सवाल था कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको हक क्यों नहीं मिला? वो भी तो इसी हम्म। देश की नागरिक हैं, वो भी तो इसी एग्जैक्टली। देश की नागरिक हैं। और हाँ। वो किस मायने में हिंदू बेटियों से बहनों से कम है? बराबर है वो, सच में। तो उनको भी तो हक मिलना चाहिए ना। तो जो हाँ। देश की जो जुडिशियल जो प्रोसीजर है उसमें हम्म। इतने बड़े लूपहोल्स हैं और हम्म। लूपहोल्स ये भी हैं कि समाज में कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं या हम्म। किसी वो अपने वोट बैंक की, ठीक है भैया आप अपनी राजनीति कीजिए। राजनीति और राष्ट्र नीति और समाज नीति इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। हम्म। हाँ, राष्ट्र और समाज का विकास या उनमें न्याय की जब बात आए तो मेरा मानना है कि राष्ट्र नीति और समाज नीति का सपोर्ट होना चाहिए। आप हम्म। अपनी राजनीति को पीछे कीजिए, आप राष्ट्र नीति या लोगों के जो समाज में जो भला होना है, सबकी समान। एक तरफ आप कहते हो कि हम भारत के सारे नागरिक समान हैं और दूसरी हम्म। तरफ आपने एकदम क्लियर कट डिवीजन कर रखा है कि आप इस हम्म। जात के हैं या आप इस धर्म के हैं। तो ये चीजें गलत हैं और धीमे धीमे इन चीजों के ऊपर एक्शन हो रहा है। और आने वाले टाइम में मुझे जहां तक भरोसा है कि आने वाले टाइम में हम एक वाइब्रेंट भारत देखेंगे, एक ऐसा भारत देखेंगे जहां पे सबको समान अवसर मिलेंगे, वहां जहां पे जो अशिक्षा है वो पीछे होगी, पॉवर्टी है वो भी घटेगी, जो अमीर और गरीब का जो फैसला है वो धीमे धीमे कम होगा और होना भी चाहिए। ये और हर हमारा सरकार एक ही आइडेंटिटी होगा कि हम भारतीय हैं। एब्सोल्युटली। वही होगा। तो बस हम एंड की तरफ आ गए। एंड की तरफ आते वक्त मैं आपसे थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगी जिसमें आप बस एक ही वर्ड में या एक ही सेंटेंस में आप इसका उत्तर दीजिए प्लीज। ठीक है? जी, तो आप आपका पसंद चावल और रोटी? रोटी बाजरे की। रोटी बाजरे की। वाओ। ओके। हु इज मेजर पूनिया? आप अपने इंडियन। बारे में क्या सोचते हैं? मैं एक भारतीय आदमी हूँ, दैट्स द ओनली आइडेंटिटी आई हैव। वंडरफुल। हैप्पीनेस, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? एक्सरसाइज। Exercise. What's love according to you? इट्स सेक्रीफाइस। Sacrifice. Okay. So how do you relax? कैसे करते हैं आप relax? आई डू एक्सरसाइज एंड आई मीट माई फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। मैं उनके साथ Okay. बैठता हूँ, उनकी सुनता हूँ, बातें सुनता हूँ, अच्छी बुरी जो शिकायतें हैं वो सुनता हूँ और बाकी टाइम में एक्सरसाइज करता हूँ। तो एक्सरसाइज इज द बिगेस्ट थिंग और जो मुझे स्ट्रेस से
और जो मुझे नेगेटिविटी है उससे दूर करती है। ओके, स्पिरिचुअलिटी, आप क्या समझते हैं स्पिरिचुअलिटी को इससे बिलीफ, अकॉर्डिंग टू यू? इससे बिलीफ जो जो सनातन धर्म में, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि सनातन धर्म की वो व्यवस्थाएं, वो संस्कार जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती हैं, वो सब कुछ स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी है आपके लिए। ओके, क्या आपको सेटिस्फाई करता है मोस्ट? मुझे सेटिस्फाई वो करता है कि अगर कोई एक टारगेट लिया और जो काम मेरे से रिलेटेड नहीं हो, जिसमें मुझे कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो, लेकिन किसी मजबूर आदमी को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हेल्प करनी हो, और चाहे वो शहीदों के परिवार हो, और वो काम पूरा होता है। अगर मैंने कुछ उठाया, कोई एक बीड़ा उठाया लोगों की हेल्थ के लिए, या शहीद परिवारों की हेल्प के लिए कुछ उठाया, और जब वो पूरा होता है और उससे उनकी जिंदगी में कुछ सुधार होता है, कोई अनफिट व्यक्ति फिट होता है, कोई शहीद परिवार का बच्चा अपनी अच्छी एजुकेशन कर पाता है, तो वो मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है और मुझे खुशी होती है उससे। मतलब लोगों को हेल्प करना, दैट इज मोस्ट, दैट मेक्स यू लोगों को सेटिस्फाइड। देखो, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, हर आदमी को आप हेल्प नहीं कर सकते हैं, और मेरे पास इतने बड़े संसाधन भी नहीं है कि मैं सभी की मैं हेल्प कर पाऊँ। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं आर्मी मैन हूँ, और मैं लाइक फिटनेस फ्रीक हूँ। तो मैं लोगों को हमेशा उनकी फिटनेस, उनकी हेल्थ के बारे में हमेशा बोलता हूँ। जब भी मैं मिलता हूँ उनको बोलता हूँ कि एक स्वस्थ नागरिक देश का सबसे बड़ा असेट है। कि घर में एक आदमी बीमार हो जाता है, हम पांचों लोग उनकी सेवा में लग जाते हैं, सब चीजें रुक जाती हैं, पूरा परिवार, ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार रुक जाता है सिर्फ नॉर्मल बुखार होने में। अगर आदमी ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज अगर हो रखी है, तो उनकी जो क्वालिटी है लाइफ की वो भी कमजोर हो जाती है, पूरा परिवार भी स्ट्रगल कर रहा होता है, वो व्यक्ति भी दुखी हो रहा होता है, साथ में उस परिवार का इतना पैसा उन दवाइयों पे खर्च हो रहा है। तो सिर्फ परिवार का ही नहीं, देश का पैसा भी खर्च हो रहा है, देश के जो मैन आवर्स हैं वो भी खर्चा हो रहे हैं। जो परिवार में जो एक शांति होती है, एक स्ट्रेस होता है, वो भी बढ़ जाता है किसी व्यक्ति की बीमार होने से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जो फिटनेस है वो सिर्फ आपसे नहीं जुड़ी हुई, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, आपके जो फ्रेंड सर्किल है उससे, और पूरे राष्ट्र से भी जुड़ी हुई है। एंड अगर एक फिट आदमी है तो वो देश के लिए बहुत बड़ा असेट है। तो एक तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि मतलब सबको मैं बोलना चाहूंगी कि फिट रहिए। अगर आपको किसी भी सलाह की जरूरत है तो बस मेजर पूनिया के पेज में जाइए, सलाह ले लीजिए। हमने और हमने एक पेज स्टार्ट किया है, फिट भारत। जब प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, तो हाँ, फिर हमें लगा कि आप हर व्यक्ति को जाके नहीं समझा सकते ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज सोशल मीडिया है, तो हमने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन सब पे हमने फिट भारत का एक पेज बनाया। और ट्विटर पे आप देखेंगे शायद सम 50,000 फॉलोअर्स हैं, और वो आते हैं उस पे हमेशा। जो हमारी टीम है वो खाने पीने, एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए आपकी हेल्थ के लिए, वो हमेशा पोस्ट करते रहते हैं। तो जो साथी जिनको लगता है कि अपनी फिटनेस के बारे में और किसी से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या वहां भी जाके आप देख सकते हैं कि हम लोगों को किस ढंग से हेल्प करना चाह रहे हैं। क्या बात है। और दो क्वेश्चन है रैपिड फायर में। आपको अगर मूवी और स्पोर्ट दोनों में चॉइस दिया जाएगा तो कौन सा चूज करेंगे आप? स्पोर्ट्स एनी डे। मैंने पूरी जिंदगी में मुश्किल से शायद 10 मूवी देखी होंगी बस। 10 मूवी देखे मुश्किल से? और ओके, तो अपना मेरी खुद फेवरेट की जिंदगी एक्ट्रेस बता दीजिए। एक्ट्रेस, हाँ। आज के दिन तो कंगना रनावत है। मतलब वो इसलिए है कि जो उनके व्यूज हैं समाज के लिए, देश के लिए। अनुपम खेर हैं, उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है, अच्छा। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और एक देशभक्त व्यक्ति भी हैं। ओके, तो यही है, लेकिन मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ। तो बस अगर मैं 10 ही किसी को देखे। एक्टिंग के हिसाब से किसी को जज नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनका जो कैरेक्टर या जो उनकी उनकी जो विचारधारा है उसके हिसाब से, उसके मतलब हिसाब से आप उनको पसंद करते हैं। वैसे मेरा फेवरेट हीरो मेरा धर्मेंद्र है, मतलब हमेशा। अच्छा, क्या बात है। क्या बात है। तो लास्ट में बस हम चाहेंगे कि देश के युवा, जो हमारे बहुत सारे युवा है यहाँ से, जापान से भी देख रहे हैं, और पूरे जहाँ पे भी जो भी इंडियन देख रहे हैं, उनके युवाओं के लिए कुछ प्लीज मैसेज दे दीजिए। मैं उनको यही कहूंगा कि आप हमेशा सबसे ऊपर देश को रखिए, हम्म, अपना करियर बनाइए,
अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने माँ बाप जहां भी हों, जैसे भी हों, हमेशा उनसे टच में रहिए। उनको आप चाहे छोटा काम करें, अच्छा काम करें, उनको हमेशा आप ये फील करवाएं कि आप एक देश के लिए असेट हैं, उनके लिए असेट हैं। कि कोई भी आके आपके माता पिता या आपके बड़े भाई बहन को आके बोले या आपके बच्चों को बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए इससे बड़ी कोई गिफ्ट नहीं होगी। और हमेशा अपने आप को महसूस करें कि आपके बिना देश नहीं है और देश के बिना आप नहीं है। और राष्ट्र को और राष्ट्र नीति को हमेशा ऊपर रखें। बस मैं यही कहना चाहूंगा। क्या बात है मेजर पुनिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें सारे जितने भारतीय हैं जापान में, सबको आपका टाइम देने के लिए, और इतने सारे ज्ञान जो हम आज प्राप्त किए आपसे। और हमें पूरा आशा है कि आप हमारे लीडर है और हमारा पूरा, और आप पूरे नए भारत बनाएंगे। और हमारी शुभकामनाएं नहीं, फुल सपोर्ट है। और शुक्रिया, जिस शुक्रिया तरह से नुपुर, भी, आपको जिस तरह से शुक्रिया भी हम नुपुर। सपोर्ट कर सकते हैं जरूर करेंगे। वंदे मातरम, जय वंदे हिंद। मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, जय हिंद। So, ladies and gentlemen, that was today's Nupur Show. And today we had two great personalities with us. That was His Excellency, the Ambassador from India to Japan, Mr. Sanjay Kumar Verma, and Major Punia, whose achievements are countless. So, two Veer Santan of Bharat Mata. So, everyone, today, thank you so much for watching the show. The show was presented by Hill Tokyo, Hill India, supported by Praful Mehta. Thank you so much. Jai Bharat, Vande Mataram, Jai Hind. Once again, आप सभी को 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारे शुभकामनाएं, बहुत सारे बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, वेस्मिनासाय, एंड गुड नाइट। नमस्ते।